हाँ, हमने अपने मेमोरेंडम में 14 यूनिफॉर्म कैजुअल लीव की बात करी है। ये यूनिफॉर्म कैजुअल लीव उन लोगों के लिए है जो सामान्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा जो जैसे कि हाई रिस्क जॉब करते हैं या रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, इनके लिए अलग से कैजुअल लीव की व्यवस्था की हमने बात कही है। लेकिन 14 कैजुअल लीव, 30 अर्नड लीव यानी ईएल और 20 मेडिकल, ये हमने सामान्य परिस्थितियों में सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था की बात की है। लेकिन आज पहले पे कमीशन पर आने से पहले मैं ये जो 22 अप्रैल को ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एक एनपीएस का दोबारा गजट आया है, मैं उस पर चर्चा करूंगा आज। तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज सर्विसेज के लिए जो गजट आया है वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एनपीएस का गजट एक ही होगा ऑलमोस्ट, वो चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो और चाहे वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कब तक 8वां पे लागू होगा, मैं आप लोगों के सवाल लूँगा। देखिए, 8वां पे कमीशन लागू होने की डेट तिथि जो है 1 जनवरी 2026 है। लेकिन मुझे भरोसा है कि मई से पहले 2027 में आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलने लग जाएगा। मुझे भरोसा है कि 1 अप्रैल 2027 को जो वेतन आपको मिलेगा, मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात कर रहा हूँ, उन्हें 8वें पे कमीशन के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी ऐसी मेरा ऐसा कयास है या मेरा ऐसा अनुमान है, या जो पे कमीशन को मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से काम करते हुए, उसे देख करके लगता है कि 8वां पे कमीशन आपको बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे भरोसा पड़ रहा है। बाकी तो आयोग के ऊपर है और सरकार के ऊपर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब देता है और सरकार उसे कब तक मंजूरी देती है, किन किन चीज़ों को मंजूरी देती है और किन किन चीज़ों को रोकती है। तो खैर, हम बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं कौन कौन लोग हैं। तो देश में केवल 3 लोग हैं, ओनली 3 कैटेगरीज, जिन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। पहला है आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा है आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा है आईएफओज यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्योंकि यही 3 ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें रिक्रूट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इनको कैडर अलॉट किया जाता है, इनको स्टेट्स मिल जाते हैं और वहाँ जाकर के ये लोग नौकरी करते हैं। तो इनके लिए अलग से गजट सरकार निकालती है, ऐसी परंपरा है। इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनपीएस का गजट है। अगर एनपीएस में कोई भी बदलाव उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज एम्प्लॉइज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए किया होगा, तो जाहिर सी बात है सेम बदलाव उन्हें हमारे साथ भी करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अब चूँकि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी परिस्थितियां काफ़ी अलग होती हैं। रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कैडर मिल जाता है नागालैंड, तमिलनाडु या आगमुट, अंडमान, गोवा या फिर मेघालय, तो यूनियन टेरिटरीज, इस तरह के जब उन्हें मिलती हैं तो उनका सैलरी वगैरह स्ट्रक्चर निकलता तो स्टेट गवर्नमेंट से है, लेकिन बाकी नियम कायदे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो बहुत सारी उनके केसेस में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा क्लियर कट होनी चाहिए। उनके नियम कायदे कानून बड़ा जो है स्पेसिफिक होते हैं, मैं कहूँगा। तो ये 22 अप्रैल को 2026 को गजट आया है, मेरे हाथ में ये गजट है। तकरीबन 17 पेज का इंग्लिश का गजट है और इतना ही हिंदी का है। तो इसे पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार इसको स्टडी कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या नया है, क्या नया नहीं है। तो ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए बिल्कुल सतही तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें साफ साफ जो पॉइंट नंबर 4 है, जो पैरा नंबर 4 है, पैरा नंबर 4 पे उन्होंने ये कहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी एम्प्लॉई नया रिक्रूटी आएगा, जो भी ऑफिसर नया रिक्रूटी आएगा, अब कोई सेलेक्ट होकर के कोई आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी सिलेक्शन के बाद अगर आता है 22 अप्रैल 2026 के बाद, तो उसको एनपीएस का विकल्प तो दिया ही जाएगा। एनपीएस तो कंपलसरी है उसके लिए। उसके साथ साथ रूल नंबर 10 यानी डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो विकल्प दिया जाता है
वो विकल्प कंपलसरी भरना होगा। हालांकि अगर वो नहीं भी भरता है तो आगे 3 साल तक इसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में माना जाएगा, यानी 22 अप्रैल 2026 से लेकर के 21 अप्रैल 2029 तक ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहेगा। या फिर जिनकी सेवाएं 15 साल के अंदर अंदर हैं और उनके साथ में कोई हादसा हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ या डिसेबिलिटी का कोई केस हो जाता है, तो उन लोगों को भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा अगर डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो। धर्मेंद्र उपाध्याय जी, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ और आर्थिक बोझ इस पर बाद में बात कर लेंगे, अभी तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब हम लोगों का जो ऑप्शन था वो 2024 में 30 मार्च 2024 को बंद हो गया था। केवल उनके लिए खुला रहेगा जिनकी 15 साल से सेवाएं कम हैं, उनके लिए डिफ़ॉल्ट के तौर पर मौजूद रहेगा। तो पहली बात तो ये, जो लोग ऑप्शन भर पाए नहीं भर पाए थे तो उनके लिए ये ऑप्शन अभी भी खुलना चाहिए, नहीं खुला है तो उनके लिए भी खुलना चाहिए। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। वैसे तो ये पूरा जो गजट है वो 33 पैराज में या अनुच्छेद में बटा हुआ है और उनके बाद में सब पैरा हैं या सब रूल्स हैं, 33 रूल और बाकी सारे सब रूल्स में बटा हुआ है। सारा पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि जो 4 चीज़ें हैं हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे हमारा सीधा सीधा वास्ता है। तो पहला है वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी कि कोई IAS, IPS या IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो पहला क्लास है, अगर उसकी 30 साल की 30 इयर्स की, 20 नहीं कह रहा हूँ 30 कह रहा हूँ, 30 साल की नौकरी पूरी हो गई है तो कभी भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। या फिर वो 50 साल का हो गया है, तो इसके हिसाब से हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी मैक्सिमम किस उम्र तक नौकरी में आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम उनके आने की उम्र 32 और 33 साल रह जाती है। मेरे ख्याल से 27-28 साल जनरल के लिए है, फिर 5 साल के आसपास रिजर्व कैटेगरी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और SC कैटेगरी से हैं तो मेरे ख्याल से 3 साल या 5 साल इस तरीके से रहेगा। तो मैक्सिमम 32 से 33 साल की उम्र में, अगर 33 साल की उम्र में कोई नौकरी में आता है तो 30 साल तो उसको होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 साल से पहले ले सकता है अगर वो 50 साल की उम्र उसने पूरी कर ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 33 साल में कोई आएगा तो भी उसे कम से कम 27 साल नौकरी में देने होंगे। ये तो हो गया पहला क्लास। दूसरा क्लास कहता है कि 20 साल की सेवा पूरी करने पर भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 साल के बाद वो कभी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन वही फिर इसमें सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने 50 साल की उम्र का कोई क्लास नहीं दिया है, यानी अगर 50 साल की उम्र नहीं पूरी है तो भी फिर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि 20 साल की नौकरी हो गई है, 50 साल की उम्र है या नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो या तो ये मेरी समझ में कमी है और या तो फिर ये गजट लिखने वालों के अंदर कमी है कि उन्हें ये क्लॉज देना चाहिए था, क्योंकि ये इनक्लियर हो गया। हालांकि उन्होंने लास्ट में लिखा है कि किसी भी स्पष्टीकरण के लिए किसी भी पैरा में अगर कोई इनक्लैरिटी है, अस्पष्टता है, तो उस केस में DOPT के जो दिशा निर्देश होंगे उन्हें ही माना जाएगा। तो दूसरा तो ये हो गया। लेकिन असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन 6 राज्यों के जो IAS, IPS और IFS अधिकारी होंगे जिनको असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा कैडर मिला हुआ है, तो उनके केस में वो 15 साल नौकरी पूरी करने के बाद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया, असम में क्या बाकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करते हैं? क्या नागालैंड में बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ काम नहीं करते हैं? क्या मणिपुर या त्रिपुरा में बाकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के क्लास A के भी मैं पूछता हूं कि क्या वो लोग काम नहीं करते हैं? कि केवल ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए इसका देने के पीछे लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया सर्विसेज
कि ऑफिसर्स की ड्यूटी बहुत स्पेसिफिक है, बहुत हाई लेवल की है, लेकिन फिर भी उन्हीं के ऑफिस में बाकी लोग भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉइज़ या अधिकारी भी काम करते हैं। तो उनके केस में ये 15 साल वाला ऑप्शन क्यों नहीं? यही नहीं, अंडमान निकोबार में भी काम करते हैं, वेरी हार्ड स्टेशन में, गंगोत्री में भी काम करते हैं, यमुनोत्री में भी काम करते हैं। तो ये एक जो मुझे रूल जो मिला, इस पर थोड़ा सा मुझे पार्शियल सा लगता है, या कह लीजिए कि जो हार्ड स्टेशंस हैं या वेरी हार्ड स्टेशंस हैं, इन जगहों पर काम करने वाले सेंट्रल सिविल सर्विसेज को भी अगर ये बेनिफिट दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया वॉलंटरी रिटायरमेंट। दूसरा है इनका केस, रूल नंबर 13, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, देखिए प्री मैच्योर रिटायरमेंट सरकार करती है, कर्मचारी खुद या अधिकारी खुद नहीं ले सकता है, ये सरकार करेगी। सरकार क्या करती है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के लिए 15 साल की नौकरी पूरी होने के बाद उनका रिव्यू करती है, उनकी पूरी सर्विस पैटर्न को रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद अगर उनको ये लगता है कि ये अधिकारी आगे काम करने के लिए ठीक है, बायस्ड नहीं है, मतलब उस पर कोई भी इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, या कोई इस तरह की उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जो है वो नहीं किया है, तो ऐसे तब उनको रिव्यू करने के बाद उनकी आगे की सर्विस कंटिन्यू करती है। तो ये कहा गया है कि 15 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कंसर्न्ड गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि ये अधिकारी नौकरी में बने रहने के लिए नहीं है, तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट उसका कर सकती है। फिर दूसरा है कि 25 साल की नौकरी पूरी होगी, एक बार 15 साल की नौकरी पूरी होने पर, दोबारा 25 साल की नौकरी पूरी होने पर। हालांकि हम लोगों के केस में 56J, जिसे हम कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं, 56J1, हम लोगों के केस में वो लागू होता है। इनके मामले में 56J1 जैसा कोई टर्म नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कहा ही नहीं गया है। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट में अगर कोई एलिगेशन इस तरह से पाता है कि सरकार को लगता है कि ये नौकरी करने के लिए ठीक व्यक्ति नहीं है, तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकते हैं। तो या तो 15 साल की नौकरी के बाद रिव्यू करने पर, या 25 साल की नौकरी के बाद, या फिर वो 50 साल के हो गए हैं तो भी। एक तीसरा केस और भी है कि अगर सरकार को लगता है कि बहुत ही गंभीर आरोप है तो वो कभी भी रिव्यू कर सकती है, ये भी एक क्लॉज डाला गया है। खैर, हम लोगों के केस में तो 56J है, वो 55 साल की उम्र पर आता है। 55 साल की उम्र अगर उस समय सरकार रिव्यू करती है और ये पाती है कि काम करने के लिए नहीं है, एलिजिबल है, योग्य नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको जबरिया रिटायर कर देती है। और अगर पेनाल्टी का केस नहीं है, मतलब अगर उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगी है, तो रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट देती है, नहीं तो बेनिफिट्स रोक देती है। ये सरकार का तरीका है। तो यहाँ पर ये तो अगर देखा जाए तो इनके केस में 15 ही साल की नौकरी में रिव्यू का पैटर्न है, जबकि हमारे यहाँ 15 साल की नौकरी के बाद रिव्यू नहीं है, बल्कि 55 साल की उम्र पर रिव्यू का पैटर्न है। जी सुनील कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपके विशेष के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिर है रूल नंबर 14, जिसे कहा गया है रेजिग्नेशन। अब देखिए, ये समझिए कि अगर सेंट्रल सिविल सर्विसेज का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी शिक्षक 20 साल की नौकरी पूरी करने से पहले केवल रेजिग्नेशन केस होगा, केवल रेजिग्नेशन। अगर आपने 19 साल 10 महीने की नौकरी करने के बाद आप जाना चाहते हैं तो आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब आप समझिए, एक तो वॉलंटरी रिटायरमेंट केस नहीं बना, तो आपका केस बना रेजिग्नेशन। और रेजिग्नेशन जब आप करेंगे तो ना आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, ना आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा, ना आपको बीमा का पैसा वापस मिलेगा। आपको केवल जो आपने कंट्रीब्यूट किया है और जो सरकार ने पैसा डाला है, यानी कि एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है, उस कंट्रीब्यूशन में से कुछ अमाउंट मिलेगा और बाकी सरकार रख लेगी तब तक जब तक कि आप सुपरएन्युएशन की डेट पर नहीं आ जाते। ये भेदभाव है। जबकि इनके केस में क्या है कि रेजिग्नेशन, इसका मतलब आप समझिए कि भाई जो व्यक्ति, जो अधिकारी अगर 15 साल की नौकरी करने के बाद गवर्नमेंट उसको रिटायर कर रही है तो भी दे देगी बेनिफिट, लेकिन हमें तो 20 साल की सर्विस कंपलसरी करनी ही करनी है। और उस पर से हम
वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर हम लेते भी हैं तो फिर वो 20 और 80 का फार्मूला लागू होगा हम पर। 20% मिलेगा और 80% की उसी दिन से हमको एन्युटी मिलना शुरू होगी। 20 साल की कंपलसरी सर्विस चाहिए उसमें। लेकिन इनके केस में रेजिग्नेशन तो वो कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 साल की कम से कम उनके केस में बचत है। भले ही कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हो, सबको नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड, इनके ऑफिसर्स को ये बचत है।